और मैंने आपको अपथ्रस्ट का फॉर्मूला बता दिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, है ना। और फिर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपेरेंट वेट का। अपेरेंट वेट क्या था? ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट। याद है वो कल जो किया था? यस सर। ठीक है। और मैंने साथ में ये भी बताया था कि वो जो अपेरेंट वेट का लॉजिक था ना, वो तभी वैलिड था जब वेट ज़्यादा हो और अपथ्रस्ट कम हो। क्योंकि अगर बाई चांस अपथ्रस्ट ज़्यादा हो गई ना और वेट कम हो गया, तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगेगा। याद है? और अगर वो फ्लोट करने लगा तो फिर अपेरेंट वेट होता ही नहीं था। और शायद मैंने ये लिखवाया भी था पॉइंट कि द अपेरेंट वेट ऑफ अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज जीरो। याद है क्या? यस सर। ओके। यस सर। तो आज हम लोग ना फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो फ्लोट करते हैं। एक प्रिंसिपल होता है जिसका नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन is basically based on those objects whose density is small, जिनकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है। जैसे कि सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की जो टोटल वॉल्यूम है वो है वी एस, लिख देता हूं सॉलिड। और इसकी जो डेंसिटी है वो है रो एस। तो इन दोनों से हम लोग इसका मास निकाल सकते हैं। इसका मास होगा वी एस इंटू रो एस। अब सपोज एक लिक्विड है, जिस लिक्विड की डेंसिटी रो एल है, और हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड में डुबा देते हैं। और सपोज सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, सो इट विल फ्लोट। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट पूरा डूब जाए फिर फ्लोट करे। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, जैसे सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ अ बोट, उसका कुछ बाकी हिस्सा पानी के बाहर होता है। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड में छोड़ देंगे तो हो सकता है कि इसका कुछ हिस्सा बाहर हो पानी के और कुछ हिस्सा अंदर हो। तो सपोज इस ऑब्जेक्ट को हमने, पहले तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ और फिर इसको थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं। तो जब हमने इसको छोड़ा ना तो हमने देखा कि कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा पानी के अंदर है और बाकी हिस्सा पानी के बाहर है, और ये फ्लोट करने लगा। फ्लोट करने का मतलब अब नीचे नहीं जा रहा,
तो ये जो हिस्सा पानी के अंदर है, यहां मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड immersed. It is suppose VSI. तो ये भी एक बात हो सकती है कि क्यों नीचे नहीं जा रहा। तो हम कहेंगे जरूर जो नीचे वाली फोर्स होगी ना mg, उसको ऊपर वाली जो अपथ्रस्ट होती है उससे बैलेंस कर लिया होगा, तभी नीचे नहीं जा रहा होगा। तो इस पर जो नीचे की तरफ वेट लग रहा है और जो ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लग रही है, बोथ मस्ट हैव बैलेंस्ड ईच अदर। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर अ floating object, weight is equal to upthrust. For a floating object, weight is equal to upthrust. Now what is weight? Weight is mg. It is equal to upthrust. And m we have found out vs rho s g. It is equal to upthrust. What is upthrust? It is volume of the solid immersed into density of the liquid into g. Volume of the solid immersed into density of the liquid into g. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो g और g कैंसिल, तो vs into rho s is equal to vsi into rho m. So this will give us vsi upon vs is equal to rho s upon rho n. इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, जितनी वॉल्यूम इमर्स्ड है अपॉन टोटल वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड immersed upon total volume is equal to density of liquid upon density of solid। ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि जब भी कोई सॉलिड किसी लिक्विड में फ्लोट करेगा तो उसका कितना हिस्सा उस लिक्विड के अंदर रहेगा और कितना हिस्सा उस लिक्विड के बाहर रहेगा। अब सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes. Yes. ओके। इसमें आप ये देखिए, एक होता है केस 1 कि अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जरूर राइट हैंड साइड पे भी न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो इसका मतलब वी एस आई विल बी लेस देन वी एस। इसका मतलब ये है कि लिक्विड, नॉट लिक्विड, solid will float in the liquid
partially immersed. Solid will float in the liquid partially immersed. सॉलिड लिक्विड में फ्लोट तो करेगा पर पूरी तरह से इमर्स होके नहीं, कुछ हिस्सा ऊपर कुछ हिस्सा अंदर। और इस पे क्वेश्चंस भी कई बार पूछते हैं कि सपोज 30% पार्ट इज इनसाइड एंड 70% इज आउटसाइड, इस तरीके से। दूसरा केस, सपोज बाई चांस कभी ऐसा हो पाए कि सॉलिड की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी बराबर हो जाए, बाई चांस कभी ऐसा हो पाए, तो उस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो राइट हैंड साइड पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, तो VSI विल बी इक्वल टू VS। तो इस केस में सॉलिड अभी भी फ्लोट तो करेगा लेकिन अब वो पूरा इमर्स हो जाएगा, मतलब कि वो पूरा लिक्विड के अंदर चला जाएगा और फिर फ्लोट करेगा। दिस इज द केस ऑफ द सबमरीन। जैसे सबमरीन में क्या होता है, उसमें ना उनके पास ऐसा लॉजिक होता है कि वो सबमरीन के अंदर एयर फिल करके कभी उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम कर देते हैं, कभी वो एयर निकाल कर सबमरीन की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जब डेंसिटी उसकी लिक्विड के बराबर होती है तो वो पूरी अंदर जाके फ्लोट करने लगती है, जब उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम हो जाती है तो वो बाहर निकल आती है। तो इन दिस केस solid will float in the liquid but completely immersed. So is this part clear? Yes, sir. Another is case 3, जिसमें सॉलिड की डेंसिटी सपोज लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हो जाए। ऐसे भी केसेस हो सकते हैं, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड की कम है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो इक्वेशन है इसमें सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा और लिक्विड की डेंसिटी अगर कम हो जाए, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो राइट हैंड साइड पर भी न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। यानी कि लेकिन अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि जितनी सॉलिड की वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम डूब जाए। भाई ज्यादा से ज्यादा यही तो हो सकता है कि सॉलिड की पूरी वॉल्यूम डूब जाए, यानी दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। तो अगर ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब मैं लिख देता हूं कि इन दिस केस फ्लोटेशन डज नॉट अकर, क्योंकि वो कंडीशन ही फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहां लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट सिंक्स, ऑब्जेक्ट सिंक्स। तो आप ये देखिए कि आपको प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। Yes, sir. तो एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं।
क्या आपको ये सवाल दिख रहा है या बहुत ब्लर्ड हो गया? सर बहुत छोटा है फिगर। हाँ, फिगर मैं थोड़ा सा इसमें बड़ा करता हूँ, 1 मिनट रुको। अब देखो, अब दिख रहा है क्या? यस सर, अब दिख रहा है। सर दिख रहा है। ओके। द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन इज कि जितना वेट नीचे की तरफ उतना अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ। अब इसमें लिखा हुआ है, इस सवाल में, ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है अ क्यूब ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर is just balanced at the interface of two liquids A and B as shown in the figure. इस फिगर को आप देख सकते हैं, मैं इसको फिर से बना देता हूं। ये 2 लिक्विड्स हैं और एक क्यूब इस तरीके से बैलेंस्ड है। ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। ए जो है, ये 2 लिक्विड्स हैं, इनको ऐसे बना दिया जाए। दिस इज लिक्विड ए, दिस इज लिक्विड बी, दिस इज लिक्विड ए, दिस इज लिक्विड बी। If A has specific gravity 0.6, 0.6 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी है, तो इसकी जो डेंसिटी होगी ना, वो हमें इसे वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगी, यानी 1000 से। तो रो ए आएगा 600 kg पर मीटर क्यूब और रो बी आएगा, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.4 दे रखी है, तो रो बी आएगा 400 kg पर मीटर क्यूब। तो पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ द क्यूब। अब एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये क्यूब फ्लोट कर रहा है जैसा हम देख पा रहे हैं, तो जितना वेट होगा उतना ही अपथ्रस्ट होगा। अब वेट कितना, सपोज मैं लिख देता हूं इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है। इस क्यूब की एज लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इस क्यूब की जो वॉल्यूम होगी वो होगी 10 इंटू 10 इंटू 10, और सारे आंसर्स भी ग्राम में दिए हैं, तो क्यों ना हम लोग डेंसिटीज को भी ग्राम में ले लें। इसकी होगी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसकी होगी 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000। तो ये जो mg है ना, mg इसको निकालेंगे, इट विल बी इक्वल टू, अब देखो इसका, इस क्यूब का कुछ हिस्सा बी में है, कुछ हिस्सा ए में है, तो जितनी वॉल्यूम इसकी बी में इमर्स्ड है उसमें बी के हिसाब से अपथ्रस्ट लगेगी, जितनी वॉल्यूम ए में इमर्स्ड है उतनी उसमें ए के हिसाब से लगेगी। तो इट विल बी इक्वल टू, बी में कितनी वॉल्यूम है, बी में अगर हम देखें यहां ध्यान से, तो जो एरिया है, एरिया ये वाला ऊपर वाला, ये एरिया तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, और जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी 6। तो कितनी वॉल्यूम इमर्ज हुई, 10 इंटू 10 इंटू 6 यानी 600 जो वॉल्यूम इमर्ज हुई बी में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इनटू बी की डेंसिटी कितनी है 0.4 इंटू जी, ये वो अपथ्रस्ट है जो बी ने लगाई, अपथ्रस्ट बाय बी, प्लस ए भी अपथ्रस्ट लगाएगा, अपथ्रस्ट बाय ए कितना होगा, कितनी वॉल्यूम इमर्ज्ड है, अगेन एरिया इज 10 into 10 and this side is 4, 10 sorry, volume immersed is 10 into 10 into 4 volume of solid immersed into density of liquid, density of liquid is 0.6 into g। क्या ये समझ में आ रहा है?
Yes, sir. sir. तो G and G will cancel, तो M will be equal to, कैंसिल कर देते हैं, 60 इंटू 4 240 प्लस 4 इंटू 6 24 अगेन 240, तो M will be 480 ग्राम। अब देख लो इसको ध्यान से, बिल्कुल मैंने सिर्फ ये लॉजिक लगाया है कि जितना वेट उतनी ही अपथ्रस्ट। सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन सर, आई डिस्कनेक्ट। अच्छा देखो, एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार। मैंने ये कहा कि जैसे जो भी ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट दो लिक्विड में फ्लोट कर रहा है ना, देखो दो लिक्विड में है, यस सर। तो दोनों लिक्विड अपनी अपनी अपथ्रस्ट लगाएंगे, यस है ना। तो अब तुम ये देखो कि 6 सेंटीमीटर बी में है, 4 सेंटीमीटर ए में है, तो मैंने क्या किया, जो 6 सेंटीमीटर बी में था ना उसकी वॉल्यूम निकाल ली। एरिया तो 10 इंटू 10 है और लेंथ कितनी है 6, 6। तो यस सर। 10 इंटू 10 इंटू 6 करके 600 निकाल ली वॉल्यूम जो बी में है। यस सर। उसको बी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला याद है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यस सर, इनटू जी। समझ गए, देखो ये। अच्छा अब ए में भी कुछ हिस्सा है ना, यस सर। तो ए में जो हिस्सा है वो देखो, वॉल्यूम जो ए में इमर्स है 10 इंटू 10 इंटू 4, यस सर। और ए की डेंसिटी कितनी है 0.6 इंटू जी। ये जो यस कुल सर। यस अपथ्रस्ट है ये किसके बराबर होनी चाहिए, वेट वेट के बराबर। आया समझ में लॉजिक? आ गया आ गया। अब कोई ऑब्जेक्ट एक लिक्विड में हो, दो, कई कई ऐसे भी सवाल आते हैं कि 3 लिक्विड में होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जिसमें जितनी वॉल्यूम है उसे उस लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके जी से मल्टीप्लाई कर दो, यही अपथ्रस्ट होगी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके। सर एक बार नोट करना है थोड़ा सा। हाँ 1 मिनट रुको, 1 सेकंड रुको। पहले बताओ ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ये भी थोड़ा सा छोटा दिख रहा है? दिख रहा है सर। ठीक है, ओके, कर लो, नोट कर लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर हम एक आइस क्यूब को वाटर में डालें तो हाँ जब वो मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद वाटर के लेवल में क्या चेंज आएगा? अगर वाटर में ही डालो तो कुछ चेंज नहीं आता। क्यों सर? क्योंकि आइस भी वाटर बन जाती है ना, लेकिन अगर किसी और लिक्विड में डाल दो ना तो हो सकता है चेंज। सर बट अगर आइस डालेंगे तो जब वो वाटर में कन्वर्ट होगी तो थोड़ा सा इंक्रीज नहीं होगा वॉल्यूम? क्यों? उसकी भी तो अपनी होगी ना वॉल्यूम, मतलब जो आइस जो वाटर बनेगी। अरे लेकिन जब आइस वाटर में डली थी तो उस आइस की, तुम सोचो ना, आइस जब वाटर में डली थी तो आइस जो नीचे थी उसकी वजह से वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊपर नहीं था, राइज। यस सर। फिर वो आइस हटा दी तो वाटर का लेवल नीचे गिर गया, फिर जितनी आइस थी उतना पानी डाल दिया तो लेवल फिर बढ़ गया, हाँ जी सर। है ना, इसीलिए। तो सर जब हो गया नोट। हाँ ठीक है। सर सर हाँ बोलो। सर एक बार ये आप पहले से दिखा सकते हो, इस क्वेश्चन के पहले से मैंने लेट ज्वाइन किया था वो स्क्रीनशॉट। स्टार्टिंग में ये किया था प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, खींच लो तुम फोटो।
सर आप एंड में ब्रीफ कर सकते हो इसको प्लीज। एंड में? अच्छा बिल्कुल एंड में दिखा दीजिए, क्या रही हो? नहीं सर, इसको ब्रीफ कर देना जब क्लास खत्म होने वाली होगी। अच्छा, अरे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन तो ये था बस कि देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो जितना इसका वेट नीचे लग रहा है और जितना अपथ्रस्ट लग रहा है बस वो बराबर है, उसी को तो इक्वल किया, देखो वेट और अपथ्रस्ट बराबर। अच्छा ठीक है बस सर। और कुछ नहीं। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, what percentage by volume of the block of ice floats outside the water? तो इसमें आइस की डेंसिटी दे रखी है और वाटर के बारे में तो अभी अभी हमने देखा था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू आइस की डेंसिटी 0.9 दे रखी है और लिक्विड यहाँ पे वाटर है तो उसकी डेंसिटी 1 है, तो सॉलिड की जो वॉल्यूम इमर्ज्ड है ना वो 0.9 वीएस है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड की टोटल वॉल्यूम है उसका 90% अंदर है, तो कितना परसेंट बाहर आया? सिर्फ 10%, तो ओनली 10%। हो गया क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये था पूरा हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में। अब अगला जो टॉपिक है उसका नाम है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स मीन्स fluids in motion, fluids in motion। अब लिक्विड का जो फ्लो होता है ना, जैसे किसी पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है तो फ्लो ऑफ लिक्विड is of two types. One is called streamlined flow and the other is called turbulent flow। तो हम लोग पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करेंगे। Let us come to streamlined flow। Suppose ये कोई पाइप है और इस पाइप में पानी बह रहा है, ठीक है। अब वाटर या कोई भी लिक्विड कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्टिकल्स,
तो सपोज मैं एक एक पार्टिकल यहां बना देता हूं जो अभी पाइप में एंटर होगा, और इनके पीछे और भी कई सारे पार्टिकल्स होंगे। तो जैसे हम अगर पहले पार्टिकल की बात करें, सपोज वो ऐसे गया, उसकी पाथ हमने बनाई तो वो ऐसे, इसके बगल में दूसरा पार्टिकल, इस तरीके से, फिर तीसरा पार्टिकल, फिर ये चौथा पार्टिकल, इस तरीके से। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं जो अभी जस्ट एंटर हो रहे हैं, सपोज मैंने उनकी पाथ ड्रॉ की। और ये लास्ट पार्टिकल। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी पाथ बना दी गई। अब अगर इनके पीछे के जो पार्टिकल हैं वो भी बिल्कुल उसी पाथ पर चले जिस पाथ पर ये अभी चले हैं, तो ऐसे मोशन को कहते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन। मतलब स्ट्रीमलाइन मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें हर पार्टिकल अपने आगे वाली पार्टिकल को फॉलो करता है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि इन स्ट्रीमलाइन्ड मोशन every particle follows the path of the previous particle। तो इस तरह के मोशन के बारे में बात करना बड़ा आसान है, क्योंकि अगर आपने किसी भी एक पार्टिकल का मोशन पता कर लिया तो उसके पीछे के जो भी पार्टिकल्स होंगे उनका मोशन भी बिल्कुल वैसे ही होगा। सो दिस मोशन इज वेरी इजी टू स्टडी। Also the path is predictable. We can say that other particles will move in this path only। ठीक है ना? अब ये जो लाइंस हमने बनाई है ना, ये पाथ ऑफ द पार्टिकल, जैसे ये जो लाइन हमने बनाई है इस तरीके से, ये लाइन कहलाती है सर हाँ बोलो। सर ये पाथ ऑफ द प्रीवियस पार्टिकल मतलब जो इसके पीछे नेक्स्ट पार्टिकल है जो वो एंटर करेगा वो भी सेम पाथ से करेगा, ये हाँ पूछ वही रही तो हूँ। मैं कह रहा हूं, जैसे दूसरा पार्टिकल पहले को फॉलो करेगा, तीसरा दूसरे को फॉलो करेगा। ओके सर। ठीक है ना? तो मैं ये कह रहा था कि ये जो पाथ है, ये वाली पाथ, इस पाथ को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन की एक दो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि सपोज किसी जगह पर कोई स्ट्रीम लाइन बनाई जाए तो अगर हम कई सारे यहां पॉइंट्स बना दें तो हर पॉइंट पर एक टेंजेंट बना के हमें वहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल सकता है।
तो मैं ये कह सकता हूं कि द tangent at any point of the streamline will give me the direction of velocity at that point. इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, सपोज ये एक स्ट्रीमलाइन है और ये एक स्ट्रीमलाइन है, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट करती तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर पहली स्ट्रीमलाइन के हिसाब से ये वेलोसिटी हो जाती, दूसरी स्ट्रीमलाइन के हिसाब से ये वेलोसिटी हो जाती। तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक पॉइंट पर वेलोसिटी के दो डायरेक्शन हो जाए, एक पॉइंट पर वेलोसिटी का एक ही डायरेक्शन होगा। इसलिए दूसरा पॉइंट ये हो गया कि टू streamlines do not intersect. So I think कि आपको ये क्लियर हुआ होगा दोनों पॉइंट्स स्ट्रीमलाइन मोशन पे। यस सर। एक मोशन होता है स्ट्रीमलाइन का बिल्कुल ऑपोजिट। सर वो ऊपर वाला नोट नहीं हुआ है। कर लो लो, और ऊपर करूं क्या? वो डायग्राम बनाना है क्या? नो सर, यही थोड़ा सा। हो गया सर। अगला मोशन है स्ट्रीमलाइन का ऑपोजिट मोशन। टर्ब्यूलेंट मोशन। इसमें हम लिख सकते हैं कि इन टर्बुलेंट मोशन पार्टिकल्स मूव अलोंग रैंडम पाथ्स। मतलब कि सपोज ये एक पाइप बनाया जाए, और ये ऐसे पार्टिकल्स बना दिए जाएं, तो पहला पार्टिकल हो सकता है ऐसे चला जाए, दूसरा इस तरीके से, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा और ये छठा। मतलब कि इसमें किसी तरह का प्रिडिक्टेबल मोशन नहीं है। अच्छा, इसके पीछे जो पार्टिकल्स हैं, हो सकता है पहला ऐसे चला जाए, दूसरा ऐसे जाए, तीसरा इस तरीके से, चौथा भी किसी और तरीके से, पांचवा और ये लास्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हम किसी पार्टिकल की पाथ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये पाथ ऐसी ही रहेगी। ठीक है, इसीलिए इस मोशन को हम लोग स्टडी नहीं करते। हम लोग सिर्फ किस मोशन को स्टडी करते हैं? स्ट्रीमलाइन मोशन को। क्या ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो हमारे सिलेबस में भी सिर्फ स्ट्रीमलाइन मोशन है।
अच्छा, इसके बाद जब हम एक सेकंड वो डायग्राम हाँ बनाओ डायग्राम बनाओ। सर हो गया। ओके, तो ये तो हो गया अलग अलग तरह का मोशन। उसके अलावा जैसे हम लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लूइड के बारे में, तो देर आर सम properties of ideal fluids। जैसे एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि आइडियल फ्लूइड्स आर इनकम्प्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि इनकी वॉल्यूम को कम कर दें। जैसे कि गैसेस हैं, उनकी वॉल्यूम तो इंक्रीज डिक्रीज सब की जा सकती है, पर लिक्विड्स अगर आइडियल होंगे तो दे विल बी इनकम्प्रेसिबल। दूसरा, दे विल बी नॉन विस्कस। मतलब ऐसा नहीं हो कि लिक्विड्स आसपास एक दूसरे में फ्रिक्शन लगा दें। जब लिक्विड होता है तो देयर इज नो फ्रिक्शन इन आइडियल केस। वैसे तो नॉन आइडियल केस होता है तो बात और है, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं वो आइडियल केस पढ़ते हैं। तीसरा, ये एक नया सर ये टर्म है। सिर्फ लिक्विड की बात हो रही है। हाँ, ये हम एक्चुअली अब इस लॉजिक के हिसाब से तो गैस इंक्लूड ही नहीं हो पाएंगी ना भाई। अगर हम कह देते हैं कि कंप्रेस नहीं हो सकता तो गैस तो हट ही गई, क्योंकि गैस तो कंप्रेस हो ही जाती है ना। अच्छा, तीसरी, ये थोड़ा सा नया टर्म है, दे आर इररोटेशनल। इररोटेशनल का मतलब कि अगर कोई पार्टिकल चलेगा तो वो हमेशा सीधी लाइन में चलेगा, इस तरह का मोशन नहीं कर सकता। इररोटेशनल। क्या आपको ये तीन प्रॉपर्टीज क्लियर हुई कि कंप्रेस नहीं होने चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और सीधी हमेशा स्ट्रेट लाइन में उनको चलना चाहिए। ओके, यस सर। तो ऐसे लिक्विड्स के लिए सबसे पहला जो प्रिंसिपल होता है, इट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यहां लिख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एन incompressible liquid
entering and leaving a tube in a given time interval is same. The volume of an incompressible liquid entering and leaving a tube in a given time interval is same. ठीक है. अब अगर कोई मैं ट्यूब बना दूं, ठीक है, इस तरह की, देखिएगा, ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब में हम देख सकते हैं अलग अलग जगह का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अलग अलग है. अब सपोज यहां से लिक्विड एंटर करता है और इधर से लेफ्ट साइड से एंटर करता है, राइट साइड से लीव करता है, या सपोज राइट साइड से एंटर करता है, लेफ्ट साइड से लीव करता है, तो मुझे ज्यादा लॉजिकल ये लगता है कि यहां से एंटर करे और यहां से लीव करे. तो सपोज यहां पर इसकी वेलोसिटी v1 है और ये वाला एरिया a1, यहां पर इसकी वेलोसिटी v2 है और ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है. तो इन टाइम t टाइम में जो लिक्विड v1 वेलोसिटी से चल रहा है वो जो डिस्टेंस कवर करेगा x1, क्या वो डिस्टेंस मैं लिख सकता हूं, इट इज v1t. तो ये लिक्विड यहां तक पहुंच जाएगा और ये होगा x1. तो हम कह सकते हैं कि इतना लिक्विड एंटर हुआ है. जो लिक्विड v2 वेलोसिटी से चल रहा है, सपोज वो x2 डिस्टेंस चला, तो ये x2 हो जाएगा v2t, यानी कि ये v2 से इधर पहुंच जाएगा थोड़ा यहां ऐसे, और ये डिस्टेंस x2 हो जाएगा. तो मैं कह सकता हूं कि इतनी वॉल्यूम लीव कर गई. तो वॉल्यूम एंटर्ड is a1x1. a1x1 means a1v1t. Just a minute. एक मिनट में रिज्यूम करते हैं, ठीक है.
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो वॉल्यूम एंटर्ड है वो है A1X1 यानी कि A1V1T, और इसी तरह से जो वॉल्यूम लीविंग द पाइप है वो हो जाएगी A2X2 यानी कि A2V2T। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, वॉल्यूम ऑफ एन इनकंप्रेसिबल लिक्विड entering and leaving the tube is same. So volume which is entering is A1 V1T and volume which is leaving is A2 V2T. तो हम दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो T and T will cancel. तो A1 V1 is equal to A2 V2. सर Yes. सर वो इनकम्प्रेसिबल मीनिंग सर फिर से समझा दो। इनकम्प्रेसिबल मतलब बेटा लिक्विड के लिए जिसकी वॉल्यूम चेंज ना की जा सके। वॉल्यूम को भाई अगर आप चाहे, जैसे गैस है, गैस को आप चाहे तो वॉल्यूम कम नहीं कर सकते, कंप्रेस कर सकते हैं। ये सर उस डायग्राम में सर ट्यूब का शेप तो डिफरेंट है ना सर, वो बिल्कुल सही यहाँ बात है। तो सर यहाँ पे कंप्रेस नहीं होगा? नहीं, कंप्रेस नहीं होगा ना, इसलिए नहीं होगा, तभी तो वो ये कह रहे हैं कि भाई कंप्रेस नहीं होना है। इसीलिए तुम देखो जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो बड़े एरिया में पानी धीमे धीमे बहेगा, छोटे एरिया में पानी तेज बहेगा, ताकि अगर बड़ा एरिया है और वॉल्यूम ज्यादा आ रही हो तो वेलोसिटी कम कर देगा, और छोटा एरिया है तो वेलोसिटी बढ़ा देगा। इसीलिए ताकि वॉल्यूम हमेशा सेम रहे। ओके सर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो मैं अगर यहां पे वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि वॉल्यूम है, वर्सेस एरिया का ग्राफ बनाओ तो ये ऐसा बनेगा। इसका शेप एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा होगा। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। इस पर भी एक क्वेश्चन अपन करते हैं।
ढूंढता हूँ क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है टू वाटर पाइप्स P and Q having diameter 2 into 10 to the power minus 2 meter and 4 into 10 to the power minus 2 meter respectively are joined in series with the main supply of water. The velocity of water flowing in the pipe P is how much of that of Q, ऐसा इन्होंने पूछा है। तो अब देखो सपोज एक पाइप है P, उसका डायमीटर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है, तो रेडियस P का होगा 10 टू द पावर माइनस 2 और फिर एरिया जो होगा P का वो होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि एरिया होगा P का पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इसी तरह से Q के रेडियस की अगर बात फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ओके, अगर Q के रेडियस की बात करें तो रेडियस होगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो एरिया होगा Q का पाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, तो एरिया आएगा Q का 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 पाई। अब एरिया ऑफ P इंटू वेलोसिटी इन P इज इक्वल टू एरिया ऑफ Q इंटू वेलोसिटी इन Q। तो एरिया ऑफ P कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 4 पाई इंटू VP इज इक्वल टू एरिया ऑफ Q होगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 पाई इंटू VQ। तो 10 टू द पावर माइनस 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो VP की वैल्यू 4VQ के बराबर आ गई। तो वेलोसिटी इन पाइप P इज 4 टाइम्स इन Q। तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया।
ये एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा है द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज रेडियस r, one end of which has n fine holes, each of radius small r. If the speed of the liquid in the tube is v, the speed of the ejection of liquid through the holes is. तो इन्होंने कहा है कि एक स्प्रे पंप है जिसकी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है। तो सपोज इस तरह की ट्यूब है सर सेकंड ऑप्शन। ओके, तो इस तरह की ट्यूब है। इसमें इसका रेडियस r है, इसके एक एंड पे n होल्स है, हर एक होल का रेडियस स्मॉल r। अब यहां से लिक्विड आ रहा है और इन होल्स के थ्रू बाहर जा रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। यहां पे वेलोसिटी v है तो यहां कितनी होगी वो पूछ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि भाई यहां पे टोटल एरिया कितना है, पाई कैपिटल R स्क्वायर, एरिया इनटू वेलोसिटी है v, इट इज इक्वल टू, दूसरी साइड में राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो एक होल का एरिया तो सर पाई, सेकंड पार्ट। एक होल का एरिया तो पाई स्मॉल r स्क्वायर है और ऐसे n होल्स हैं तो टोटल एरिया ये आ गया सर थर्ड इनटू ऑप्शन है। इनटू यहां पर जो वेलोसिटी, इनटू यहां पर जो वेलोसिटी है वो v1 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई और पाई कैंसिल, तो v1 की वैल्यू आ गई v कैपिटल R स्क्वायर अपॉन n स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यस यस सर। ओके, सर 1 मिनट अभी स्क्रॉल मत करना, क्वेश्चन हाँ हाँ कर लो, कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर। हाँ बोलो। सर अगर यूनिफॉर्म डायमीटर की कोई पाइप है तो उसके हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सर हो गया। ओके देन।
आफ्टर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगला जो टॉपिक है वो है बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम वाज गिवन बाय अ पर्सन हुज नेम वाज बर्नौली, इसीलिए उसका नाम बर्नौलीज थ्योरम है। बर्नौलीज थ्योरम में एक्चुअली एक तो इसका डेरिवेशन है, पर पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। सपोज किसी जगह पर कोई लिक्विड है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म हो, ये भी जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल पाइप हो सकता है कि कोई थोड़ा ऊपर वाली जगह पे हो, कोई नीचे वाली जगह पे हो, तो हाइट अलग अलग हो सकती है। सपोज दिस इज द ग्राउंड, तो जितने भी पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं कि उनकी हाइट ग्राउंड से अलग अलग है। अब लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, जैसे ये है लिक्विड, तो ये ऐसे आगे की तरफ ऐसे जा रहा है इस तरह। यहां भी लिक्विड, तो ये है, ये इधर जा रहा है। तो आप ये देखिए कि काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए लिक्विड के पास, पोटेंशियल एनर्जी भी होनी चाहिए, और बर्नौली ने ये कहा कि भाई लिक्विड के हर पॉइंट पर प्रेशर भी होता है। तो उसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, प्रेशर एनर्जी का। उसने कहा कि किसी भी जगह पर अगर लिक्विड का प्रेशर P है और उस जगह पे हम एक छोटी सी वॉल्यूम ले लेना, सपोज dV, तो जो प्रेशर एनर्जी होगी वो होगी P इंटू डी। अगर बाई चांस प्रेशर कांस्टेंट है कुछ सर्टेन रीजन में और उस रीजन की वॉल्यूम V है, तो उस जगह पर जो प्रेशर एनर्जी होगी वो होगी P इंटू V। तो उसने ये कहा कि भाई देर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड। वन इज प्रेशर एनर्जी विच इज P इंटू V, अनदर इज potential energy which is mgh, and another one is kinetic energy which is half mv square। तो Bernoulli said that the sum of A part kinetic energy, B part potential energy, and C part प्रेशर एनर्जी। तीन चीजों का जो सम है रिमेन्स कांस्टेंट at
all points of the liquid. सर हाँ बोलो। सर प्रेशर एनर्जी एक बार फिर से बता दो क्लियर। ये तो बस उसने नया कॉन्सेप्ट दिया था प्रेशर एनर्जी का। उसने कहा था अगर किसी जगह पे प्रेशर P है और उस जगह पे अगर हम वॉल्यूम सपोज थोड़ी सी ले लें dV, तो वहां जो प्रेशर एनर्जी स्टोर्ड होगी ना वो होगी P इंटू dV। अभी मैं करता हूं ना, पहले स्टेटमेंट लिख लो। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, वो डायग्राम देखना है। हाँ डायग्राम देख लो। सर इस डायग्राम से आपने क्या बताया था? अभी कुछ बताया ही कहाँ है। अभी तो सिर्फ मैंने जस्ट डायग्राम बनाया ही था बस। ठीक है, सर हो गया। ओके। अब जैसे कि ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम, इस डायग्राम में आप देखिए, सपोज मैंने आपको ये बताया था कि वॉल्यूम विच इज एंटरिंग शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम विच इज लीविंग। ठीक है, तो अगर हम सपोज यहां पर एरिया A1 ले लें, वेलोसिटी इस पॉइंट पे V1 ले लें, ऐसे किसी और जगह पर, जैसे ये वाला एक पॉइंट है, ये देखो ये एरिया, सपोज ये एरिया A2 है और यहां पर वेलोसिटी V2 है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखा जा सकता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मतलब इतना लिक्विड एंटर किया और इतना लिक्विड बाहर निकला, तो वॉल्यूम विच इज एंटरिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम विच इज लीविंग। अब अगर सपोज ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये इसी में मिड पॉइंट मान लेते हैं, इसकी हाइट h है और ये जो हाइट है, सपोज ये h1 है और ये हाइट h2 है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सबसे पहली जगह पर वो ये होगी m1 g h1। दूसरी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी होगी m2 g h2। पर एक चीज है कि जैसे मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब ये जो दोनों हिस्से हैं, जो रेड कलर से और जो ग्रीन कलर से बनाया गया है, दोनों की वॉल्यूम तो सेम है और डेंसिटी भी सेम है, इसका मतलब ये दोनों मासेस भी सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये m1 और m2 हटाकर सीधा m लिख देता हूं। अच्छा, जो पहला हिस्सा है, यहां काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर हो गई, क्योंकि अब तो मासेस सेम है, पता ही चल चुका है। दूसरे हिस्से में काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर हो गई। और पहले हिस्से में जो प्रेशर एनर्जी है, सपोज मैं उसको लिख लेता हूं, प्रेशर एनर्जी को PE,
बट पी से तो फिर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। सपोज मैं उसको डिनोट कर देता हूं किसी टर्म से बी से, ठीक है, तो B1 ये हो जाएगा प्रेशर जो P1 है इंटू V, और B2 में क्या होगा, जो प्रेशर P2 है इंटू V। अलग अलग प्रेशर हो सकते हैं, यहां पे प्रेशर P1, यहां पे प्रेशर P2। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी शुड बी सेम। तो हम लिख सकते हैं P1V प्लस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh1 इज इक्वल टू P2V प्लस हाफ m v2 स्क्वायर प्लस mgh2। सर हाँ बोलो। सर हमने इसमें मास इसलिए इक्वल लिया क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम सेम है। बिल्कुल ऑब्वियसली। ओके सर। हुआ ये पार्ट क्लियर? यस सर। ये तो बिल्कुल बेसिक लॉ था जो उसने दिया था, ठीक है। तो बर्नौली ने ये कहा कि P1V प्लस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस mgh1 इज इक्वल टू P2V प्लस हाफ m v2 स्क्वायर प्लस mgh2। अब मैं थोड़ा सा इसको और मैनिपुलेट करने की कोशिश करता हूं। P1V प्लस हाफ जो मास है उसको मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू V1 स्क्वायर। अगेन यहां जो मास है उसको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू GH1 इज इक्वल टू P2V प्लस हाफ मास जो है उसको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू V2 स्क्वायर प्लस मास अगेन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू GH2। तो आप देख सकते हैं कि सारी जो वॉल्यूम्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बनेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। यह है दूसरा स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के हिसाब से द सम ऑफ ए पार्ट है प्रेशर, बी पार्ट है, अच्छा हाफ रो वी स्क्वायर कोई काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर है। तो ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और सी पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी
per unit volume. So the sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume remains constant at all points. सर हाँ बोलो। सर एक बार वो फ्लोटिंग प्रिंसिपल वाला फिर से शो कर दो। ओके ओके ओके। ये सर इसका केस 1 के बाद का स्क्रीनशॉट लेना। हो गया सर, थैंक यू। ठीक है फिर आज के लिए फिर इतना ही, ठीक है ना। और कल तो हमारी क्लास नहीं है, कल अगर पॉसिबल होगा ना तो मैं कोई क्लास एक रखूंगा, पर सिर्फ 45 मिनट्स की क्लास होगी, कोई ज़्यादा टाइम की नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है शाम को, ठीक है। ओके सर, ओके देन, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके बाय बाय। ओके थैंक यू सर। आज लोग बड़े कमाए यार, सिर्फ 26 लोग आए।